चलिए बेहद बड़ी खबर से करते हैं और ये जुड़ी हुई है उस सीट से जिसे कांग्रेस ने पहले तो रोका, लेकिन एक दिन पहले प्रत्याशी घोषित किया। लेकिन अब जो डेवलपमेंट है तो क्या इस सीट पर फिर प्रत्याशी बदलेगा? खबर जबलपुर से है, जहां डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर हो गया है। तो क्या आमला सीट, जहां से अब कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, क्योंकि निशा बांगरे डिप्टी कलेक्टर रही हैं और उनका इस्तीफा पेंडिंग था, मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की बात की और हाई कोर्ट के दखल के बाद उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है। तो अब कांग्रेस बदल सकती है टिकट, आमला से चुनाव लड़ सकती हैं निशा बांगरे। इस पे और क्या अपडेट है, ये अपडेट हमें मिलेगा अमित सोनी से, जो सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ जबलपुर से। अमित, क्या अपडेट है आपके पास? जी बेशक मैं आपको बताना चाहूंगा कि निशा बांगरे का जो रेजिग्नेशन का मामला था, यानी इस्तीफा का मामला था, वो हाई कोर्ट पहुंचा था। पहले राज्य शासन जो है इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रही थी, लेकिन हाई कोर्ट में जाने के बाद निशा को कुछ एक राहत मिली, जहां हाई कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द राज्य शासन जो है इस निशा बांगरे के मामले में फैसला ले। उसके बाद ये मामला और थोड़ा सा लेट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में निशा बांगरे पहुंची थी। तो निशा बांगरे को सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी थी कि हाई कोर्ट में ये मामला क्योंकि पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेके आगे सुनवाई नहीं कर सकता। तो निशा को सलाह दी कि वो वापस हाई कोर्ट में जाए। तो उसके बाद हाई कोर्ट में बीते 21 तारीख को इस मामले की सुनवाई हुई थी, जहां हाई कोर्ट ने कहा था कि राज्य शासन सोमवार तक फैसला ले कि निशा के मामले में वो क्या कर रही। तो आखिरकार राज्य शासन ने फैसला लिया और निशा का जो इस्तीफा है उसको स्वीकार किया। साथ ही ये भी कहा है कि राज्य शासन ने जो आरोप लगाए हैं निशा पे, वो यथावत जारी रहेंगे, उनकी जांच आगे होती रहेगी। बहरहाल अभी निशा बांगरे का जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया गया है और आमला सीट से संभवतः निशा बांगरे चुनाव भी लड़ सकती हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। तो निशा बांगरे का रास्ता साफ हो गया है डिप्टी कलेक्टर पद से उनके इस्तीफे के बाद। चलिए, तो ये एक बड़ी खबर, चुनाव की दृष्टि से बेहद बड़ी खबर। और टिकट परिवर्तन की अगर बात करें तो कांग्रेस के कम से कम 3 या 4 सीटों पर टिकट बदल सकते हैं। मेरे सहयोगी जो मेरे साथ हैं उनसे मुलाकात करिए। 2 सहयोगी मेरे साथ बराबर रहेंगे इसमें। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं और साथ ही मेरी सहयोगी हैं प्रशंसा, जो बीच बीच में ग्राफिकल और तमाम पहलुओं को लेकर अपडेट आप तक पहुंचाती रहेंगी। और राजनीतिक मेहमान भी हैं। मनोज, आपका बहुत स्वागत है, प्रशंसा आपका भी स्वागत है। आप दोनों हमारे साथ रहेंगे और इस चुनावी पेशकश को आगे बढ़ाते रहेंगे। मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता शिवम शुक्ला, उनका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता हैं रवि वर्मा, उनका स्वागत है। छत्तीसगढ़ से डॉक्टर शिल्पा देवांगन है, उनका स्वागत है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। और तौकी रजा हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं हमारे सहयोगी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट कुलेश्वर पांडे। मनोज, बड़ा पेचीदा मसला था निशा बांगरे का, डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा, आमला से तैयारी, भोपाल में प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से कुछ अभद्रता, पुलिस की तरफ से तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच ये मसला सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट। अब क्या आपको लगता है कि जो 3-4 सीटें कांग्रेस कह रही है कि टिकट बदलने पे विचार होगा, जिसमें केपी सिंह की हाई प्रोफाइल पिछौर सीट भी शामिल है, तो माने आमला और पिछौर तो बिल्कुल तय है कि टिकट बदलने वाले हैं? और मुझे लग रहा है आमला पिछौरी नहीं बल्कि शिवपुरी में भी ये दिखाई दे सकता है और साथ ही सुमावली में भी ये बात नजर आ सकती है, क्योंकि वहां से अजब सिंह कुशवाहा ताल ठोक रहे हैं और बल्कि इस तरह से ताल ठोक रहे हैं कि कांग्रेस भी मजबूर हो सकती है। और यदि हम शिवपुरी की बात करें तो वहां से भी रघुवंशी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है, तो बहुत ज्यादा संभावना है। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाएगा पिछौर, यदि वहां से तीसरी बार बदला जाएगा, यदि केपी साहब को वहां से मौका मिलता है। निशा बांगरे की जहां तक बात करें, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लगातार बीते 2-3 महीने से सबसे ज्यादा चर्चा में कोई अफसर रही है तो मुझे लगता है वो निशा बांगरे रही है। और वजह वही है कि कांग्रेस से वो टिकट चाहती है और उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था, लेकिन आज रास्ता खुल गया है। तो मानकर चलिए कि आमला से आने वाले 1-2-3 दिन में जब भी एक नई सूची कांग्रेस की दिखाई देगी, करीब करीब 4 सीटों को बदला जा सकता है। चलिए, मैं कुलेश्वर पांडे की तरफ रुख करूंगा। उनकी व्यग्र निगाहें जहां वो खड़े हैं बार बार पीछे जा रही हैं, शायद वो किसी का इंतजार या किसी बैठक के वेन्यू प्लेस पर खड़े हैं। एक अपडेट मैं ले लेता हूं कि छत्तीसगढ़ में आज की सबसे बड़ी खबरें क्या हैं, क्योंकि काफी देर उनको इंतजार करना पड़ेगा। मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ आऊंगा, फिर छत्तीसगढ़ की खबर की तरफ आऊंगा। कुलेश्वर, एक अपडेट दे दीजिए, छत्तीसगढ़ की आज की बड़ी चुनावी दृष्टि से बड़ी राजनीतिक खबर क्या, और आप हैं कहां इस समय? जी, संक्षेप में। जी
देखिए बिल्कुल, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो देखिए आज विजयदशमी है, लेकिन अभी चुनाव का माहौल है। इस कारण विजयदशमी के अवसर में भी पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ताजा मामले ये कि बीजेपी ने जो है अपने ट्विटर हैंडल पे रावण दहन का पुतला पोस्ट किया, जिसमें लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार का इस समय पुतला को दहन करना है और भ्रष्टाचार को खत्म करना है। लेकिन उस पोस्ट से इसलिए सियासत हो रही है छत्तीसगढ़ में कि सीएम भूपेश बघेल को भ्रष्टाचारी बताया गया है। सीएम भूपेश बघेल चूंकि ओबीसी वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने भी बीजेपी की ट्वीट पर रीट्वीट करके साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार जो है पिछड़ा वर्ग का अपमान कर रही है, ओबीसी वर्ग का अपमान कर रही है। और एक बार फिर से जिस तरह से मेरे फोटो को रावण की जगह रखा गया और कहा गया है कि मैं रावण हूं, कहीं ना कहीं बीजेपी फिर से ओबीसी वर्ग का अपमान कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लगातार ठाकुर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं 15 साल, लगातार रमन सिंह भी कुत्ता बिल्ली जैसे शब्द जो है मेरे लिए उपयोग करते हैं। और बीजेपी की तो रीति नीति है कि लगातार इस तरह के गाली का उपयोग करती है। देखिए चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी कोई भी मौका जो है सरकार को घेरने के लिए नहीं छोड़ती, लेकिन जिस तरह से ओबीसी का मामला पूरे देश भर में गरमाया है, कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल ने एक बार ट्वीट करके फिर बीजेपी के ऊपर निशाना साध दिया है कि बीजेपी जो है ओबीसी वर्ग का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती, उसे अपमान करती है। और जिस तरह से बीजेपी छत्तीसगढ़ ने आज ट्विटर हैंडल पर सीएम भूपेश बघेल का तस्वीर लगाया, इससे फिर साफ हो गया है कि बीजेपी जो है ओबीसी विरोधी है और पिछड़ा वर्ग का लगातार अपमान करती है। मामला हालांकि अभी आज ट्विटर पे गरमाया हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने भी लंबा चौड़ा ट्वीट किया और यही बताने का प्रयास किया है कि बीजेपी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। जी चलिए तो चलिए इस पर पहले छत्तीसगढ़ की तरफ ही रुख कर लें। तो हमने आपको दो खबरें बताई हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर, तो टिकट बदलना भी लगभग तय। और दूसरी बड़ी खबर हमने आपको बताई छत्तीसगढ़, जहां विजयदशमी के पर्व पर रावण को लेकर एक पोस्ट करती है बीजेपी कि भ्रष्टाचार के रावण, इशारा मुख्यमंत्री की तरफ, आरोप मुख्यमंत्री की तरफ। और ये मसला कहीं जो जाति से ठाकुर हैं डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे जोड़कर भूपेश बघेल कहते हैं कि ओबीसी का ये अपमान है। यानी कांग्रेस इसको ओबीसी अपमान के तौर पर देख रही है और कहीं इसको एक ऐसा रंग, क्योंकि इस समय ओबीसी रिजर्वेशन का मसला जेर बहस है। तो दो बड़ी खबरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। सबसे पहले मैं रुख करूंगा दिवंगन शिल्पा जी की तरफ। पहला रिएक्शन आपका, किस तरह से ये क्या एक लड़ाई ठाकुर वर्सेस ओबीसी के रूप में बदलती दिख रही है आपको? विजयदशमी का दिन है, आप सभी को पहले तो शुभकामनाएं, लेकिन यहां विजयदशमी पर एक राजनीतिक लड़ाई। जी नमस्कार, आप सभी को और दर्शकों को नमस्कार करती हूँ, विजयदशमी की शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए 5 साल पहले 2018 में कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया और बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बनी। और जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, शुरुआती दौर से 2 घंटे के अंदर अपना जो मुख्य घोषणा पत्र में जो मुख्य वादा था किसानों का कर्ज माफ करने का, उन्होंने 2 घंटे के भीतर ही करके दिखाया। लगभग 20 लाख किसानों का छत्तीसगढ़ में ऋण माफ तुरंत ही किया गया। इसके बाद घोषणा पत्र के हिसाब से 36 में से 34 वादे आज 5 साल की सरकार पूरे होते होते में पूर्ण रूप से कर दिया गया है और बाकी में भी 95% तो पूर्ण हो चुके हैं, परंतु बाकी में भी कार्य चल रहे हैं चरणबद्ध तरीके से। कुछ प्रक्रियाएं बस बाकी है तो हम उस पर अग्रसर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से 2.25 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की जनता के जेब में डायरेक्ट डालने का काम किया है हमारी कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश सरकार ने, जनता लाभान्वित हुई है। शिल्पा जी, जनता कह डॉक्टर रही है शिल्पा, भूपेश है तो भरोसा है। जी डॉक्टर शिल्पा, मैं लौटूंगा, लेकिन एक चीज मैं भी समझना चाहूंगा। तौकीर रजा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर साहब, मुबारक हो आपको विजयदशमी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत मुबारक। जी बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो यही जानना चाहूंगा कि क्या राजनीतिक लड़ाई में ऐसे टूल्स, ऐसी हमले के लिए ऐसे शब्द और ऐसे हथियार चुनने चाहिए कि रावण का नाश करेंगे, भ्रष्टाचार का नाश करेंगे, या फिर चुनाव में जब से एजेंसियों का दखल बढ़ा है तब से इस तरह की जुमलेबाजी बढ़ गई है? अच्छे भले आप छत्तीसगढ़ में नारे बदल रहे हैं, बदलबो,
अब की बार नहीं सहीबो बदलबो, ये सब ठीक है, बढ़िया है, अच्छे नारे हैं, अच्छी चीजें हैं, लेकिन रावण से तुलना करना, आखिर राजनीति में आप भी जन सेवा के लिए हैं, कांग्रेस भी जन सेवा के लिए है। जी असल में मैं इनके शब्द नहीं सुन पाया, इन्होंने बोला क्या, तो मैं अभी ही आपके पास उन्होंने connect तो हो विकास की बात की, वो रावण पर नहीं आई। शिल्पा जी बड़े मन की प्रतीत होती हैं और प्रणाम है उनको, नारी शक्ति हैं, 33% रिजर्वेशन भी है, नवरात्रि का पर्व अभी मैं नहीं कहूंगा समाप्त हुआ है। ये भाजपा का कमाल है 33%। चलिए आप ही ले लीजिए श्रेय, शिल्पा जी उस पर भी मुस्कुरा रही हैं। जी जी नहीं तो बिल्कुल उनको फायदा उनको भी होना है, तो जी। क्यों नहीं मुस्कुराएंगे। जी बिल्कुल। जी मातृशक्ति है, मातृशक्ति को प्रणाम। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो नीति पर काम कर रही है, ये देखिए अब कौन रावण बोल रहा है या कौन क्या बोल रहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। देखिए अरे आप ही का ट्वीट है जो सर, ऐसे कैसे पल्ला झाड़ेंगे तौकीर साहब, आप ही आपके की नेता। पार्टी का ट्वीट है। जी मैं उसी पे बात कर रहा हूं। तो क्या है कि पार्टी का ट्वीट है, अगर ट्वीट है तो वो चरितार्थ होगा, कहीं ना कहीं कोई नजर आया हुआ, तभी उन्होंने पार्टी ने भी ट्वीट किया है। और उससे अगर खास तौर पे आज विजयदशमी के पावन पर्व पर अगर किया है तो उसका भी कहीं ना कहीं वजन दिखेगा भी, और दिख भी रहा है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो इसको छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ को खोखला कर दिया, जो विकास की गंगा माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में 15 साल में बही, वो उसको खोखला कर दिया और झूठे वादे करके आज 2018 में आ गए और बड़े टाल ठोक रहे हैं कि हमने लेकिन रमन सिंह जी ने तौकीर साहब ट्वीट करके कहा है कि पहले छोटा आदमी, कुत्ता बिल्ली, न जाने क्या क्या कहा गया, ये ठाकुर रमन सिंह जी की परंपरा का हिस्सा है। अब देखिए बात कहां से कहां चली जाती है, विजयदशमी पे रावण आप बताते हैं, फिर बात कहां से कहां पहुंच जाती है। मुझे लगता है कि बहुत हमले करने के बहुत तरीके हैं, शालीन और सभ्य। जी जी तौकीर साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल है। मैं भी एक्चुअली आपने जो बोल रहे हैं, मैं उनका ट्वीट अभी नहीं पढ़ा, इसलिए उस बात पे नहीं जाऊंगा। जब तक देखूंगा ना मैं कैसे बताऊं, आप बोल रहे होगा तो इसलिए मैंने कहा कि आज हम जो मामला कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये विकास पे ही काम कर रहे हैं और विकास पे ही मुद्दे पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और इन्होंने जो जो घोटाले किए हैं और जो जो योजनाएं इनकी जमीनी स्तर पर नहीं पहुंची है, जो वादे इन्होंने नहीं निभाए, वो जनता को हम बताने में लगे हैं और जनता लगभग उसको समझ चुकी है। इसी का परिप्रेक्ष्य में ये स्थिति हुई कि अभी घोषणा पत्र इनका आया नहीं, उसके पहले इन्होंने अपने आप को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, जबकि इससे समझ में साफ जाहिर हो रहा है कि घबरा गए हैं और कर्जा माफ करने की बात फिर से कर डाली। तो कहीं ना कहीं घबराहट तो दिख रही है और ये रणभूमि में जो है, चुनावी रणभूमि में हारते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चलिए लेकिन ओबीसी का मुद्दा बड़ा मुद्दा हो सकता है। जी जी आगे चलकर ओबीसी का मुद्दा बड़ा मुद्दा हो सकता है, जिस तरह बघेल साहब ने उसको लपका। और बघेल साहब इस मामले में बड़े माहिर माने जाते हैं कि मुद्दा यदि आपके सामने है, जैसे ओबीसी के मुद्दा यदि लेकर आ गए, तो मुझे लगता है ये चुनाव में बड़ी चुनौती हो जाएगी। और मुझे लगता है कि देखिए बीजेपी भी कम माहिर नहीं है, चाहे बस कर्नाटक में आप कह लीजिए कि बजरंगबली वाला मसला जो है जिस तरह से जाना चाहिए था वो नहीं गया, लेकिन इसके पहले चाहे मणिशंकर अय्यर जी हों या फिर जो मोदी जी का बयान था कि मुझे तो इतनी गालियां दी जाती हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है, चौकीदार चोर। जी हाँ, तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए कि जो आपको नुकसान पहुंचा दें, बिलो द बेल्ट आप जाके बात ना करें। बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ मनोज, ये भी काफी दिलचस्प, आप बता दीजिए अगली खबर ये जो हम बढ़ रहे हैं जिस पर सियासत गरमा रही, कन्या पूजन पर। बिल्कुल, कन्या पूजन पर एमपी में सियासत गरमाई है। दिग्विजय सिंह के बयान पर सीएम शिवराज का पलटवार देखने में आया है। बेटियों की पूजा को नौटंकी कहने वालों की घटिया सोच है, ये शिवराज ने कहा है। और बेटियों को टंचमाल कहने वाले कन्या पूजन नहीं कर सकते। बेटियों की पूजा के लिए नैतिक साहस की जरूरत है, ये कहना है। दिग्विजय सिंह घटिया बयानबाजी पर उतर आए हैं। दिग्विजय सिंह ने उठाया था लापता हुई बच्चों का मुद्दा, सीएम के कन्या भोज को दिग्विजय ने बताया था ढोंग, नौटंकी। इसी को लेकर शिवराज को मौका मिल गया है, और खासकर जब कन्या पूजा की बात शरद जी होती है तो फिर हो जाए। लेकिन क्या कहा शिवराज जी ने, एक बार सुन लेते हैं। और बेटियों को टंचमाल कहने वाले, आइटम कहने वाले, ये नहीं कर सकते। और इसी मानसिकता को तो हम बदलना चाहते हैं। आज मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछता हूं, मैडम सोनिया गांधी से पूछता हूं, क्या बेटी की पूजा नाटक नौटंकी है? सारे देश ने बेटियों की पूजा की है।
कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या वो बेटियों की पूजा के खिलाफ है, कन्या पूजन के खिलाफ है? अपने स्टैंड को साफ करे कांग्रेस। ये भारत है। दिग्विजय जी, शिवराज का और सनातन का विरोध करते करते आप इतने निचले स्तर पर उतर आए, घटिया स्तर पर उतर आए कि बेटियों की पूजा का विरोध कर रहे हैं। तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार है और बहुत क्षुब्ध भी नजर आए हैं मुख्यमंत्री कि आप दिग्विजय सिंह जी, कथित रूप से आपकी खुद शब्दावली आधी आबादी को लेकर किस तरह की रही है और आप कन्या भोज और कन्या पूजन को नौटंकी बताते हैं। लेकिन इसके पहले सुनिए दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है क्षुब्ध भाव से। जी, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, पता लगाता हूँ। मुख्यमंत्री की तरफ कन्या पूजन कर रहे हैं सर, वो बच्ची अगवा हो गई। देखो, मुख्यमंत्री की तो बात मत करो, इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि झूठा और नाटक नौटंकी वाला करने वाला मुख्यमंत्री मैंने नहीं, व्यक्ति मैंने नहीं देखा। अब तो नरेंद्र मोदी जी भी इससे खतरा महसूस कर रहे हैं कि इतना बड़ा नौटंकी, हमसे बड़ा नौटंकबाज कैसा हो गया ये। तो यह आपने देखा कि कई बार राजनीति में एक दूसरे को लेकर प्रतिद्वंदिता इस तरह के शब्दों और इस तरह के हमलों की तरफ मुड़ जाती है और चुनाव में कुछ ज्यादा हो जाता है शरद जी। चुनाव का दौर जब होता है तो आप एक लफ्ज क्या बोल रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी जी। और ये बातें न कहने में अच्छी लगती हैं और न सुनने में। दोनों पक्षों की बात करें तो जब कड़वाहट कहीं भी आती है तो मन भी कड़वा हो जाता है। जी बिल्कुल। और सुनने में भी मनोज अच्छा नहीं और आज तो दशहरे का पावन पर्व है, मुझे लगता है कड़वी बात पलक भी नहीं चाहिए, लेकिन मौका है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चुनाव सामने है तो ये सब दिखाई देगा। दोनों मेहमान जोड़ रहे हैं, आप बात करिए। एक रिएक्शन ले लेते हैं। शुक्ला जी, पहले आपकी रिएक्शन। दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। तो दुश्मनी का सफर, आप तो वैसे भी मोहब्बत के अनुयायी हैं शुक्ला जी। आपके बारे में जितना मैं जानता हूं, आप तो प्रेम के बड़े उपासक हैं, सात्विक प्रेम के। मैं दबाव नहीं डाल रहा हूं आप पे कुछ सात्विक बोलने के लिए। आप अपनी मर्जी के हिसाब से स्वतंत्र है, मेरा कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर शुक्ला जी। आप उन्मुक्त भाव से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। देखिए शरद जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि कांग्रेस पार्टी को जब भी सनातन से जुड़ा हुआ कोई इस प्रकार का सार्थक प्रयास निजी व्यक्तिगत जीवन में या सार्वजनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता करते हुए नजर आते हैं तो कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं को भी उससे किस स्तर की आपत्ति होती है उसको उन्होंने बार बार अपने उद्गार उसी दिशा में व्यक्त किए हैं। दिग्विजय सिंह जी के बारे में भी हम कह सकते हैं कि वह एक परपेचुअल ऑफेंडर हैं जो लगातार इस प्रकार के बयानों के लिए मशहूर हैं। वह लगातार सनातन को अपमानित करने का एक भी अवसर छोड़ते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में महिलाओं का सम्मान दिया है, हमेशा जब वह विधायक भी थे तब भी वह कन्या विवाह कराते थे, सामूहिक स्तर पर जो भी उनसे बन पाता था उस दिशा में आगे बढ़ते थे। उसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को दिग्विजय सिंह यहाँ पर कोख को कत्लखाना बना करके छोड़ गए थे तो उससे बाहर निकालने का काम किया। उन्होंने कई सार्थक योजनाएं लेकर के आए जिसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश का लिंगानुपात सुधरा। जो मध्य प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 920 महिलाएं थी वह बढ़ करके यहाँ पर ही 976 हुई और स्वाभाविक तौर पर इसमें स्टेट इंटरवेंशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सुदृढ़ीकरण किया उसके परिणाम स्वरूप स्थितियां बेहतर हो पाई। लेकिन कांग्रेस के नेता चूंकि अपनी उसी मनोवृत्ति से पीड़ित हैं, व्यक्तिगत स्तर पर तो न तो वह सनातन को मानते हैं, सिर्फ चुनावी वक्त में आकर के कभी हनुमान भक्त खुद को बताएंगे, कभी राम भक्त बताएंगे। आज विजयादशमी का पर्व है, हमें यह भी अपनी स्मृति में रखना चाहिए कि यही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया था, जिन्होंने पूरा राम मंदिर का विरोध किया था। यह तमाम चीजें भी मध्य प्रदेश की जनता देखती है। और एक ऐसे वक्त में जब माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हमारी केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, प्रधानमंत्री जी संसद में नारी वंदन अधिनियम लेकर के आए जिसके माध्यम से महिलाओं को उनको राजनीतिक अधिकार दिए गए। मध्य प्रदेश में आज लाडली बहना जैसी योजना चल रही है जिसमें 1,35,00,000 महिलाओं के खाते में डायरेक्ट राशि का अंतरण किया जा रहा है। उस स्थिति में इस प्रकार की घटिया शब्दावली और घटिया बयानबाजी दिग्विजय सिंह की महिला और सनातन विरोधी दोनों सोचों को प्रदर्शित करती है। शिवम जी, मेरा एक आग्रह और है। हम आप लोगों को जब यहाँ आमंत्रित करते हैं तो जैसे दर्शक हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम भी कुछ ऐसा तो बोलें कि उनको रास भी आए। और ऐसा नहीं कि आपने ऐसा कुछ बोला है जो दर्शकों को या हमको रास नहीं आया है, लेकिन कुछ नयापन हो उसमें, थोड़ा लीक से हट के हो। देखिए एक बड़ी अच्छी कहावत है, लीक छाण तीन चले, सिंह शायर और सपूत। राजनीति में लीक छोड़ना बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं,
लेकिन आप युवा हैं और मैं आपके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों से परिचित हूं। आपसे मेरा परिचय काफी पुराना है, तो परंपरा में मत रहिए और वहां जो बैठे हुए हैं सीनियर्स बीजेपी में, उनकी चिंता भी मत करिए। आपके नंबर बड़े अच्छे हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। वर्मा जी, आप भी तनाव मत करिएगा कि वहां मूल्यांकन क्या हो रहा है, कि ना ये आशीष जी की चिंता करें ना आप पीयूष जी की चिंता करें। बिल्कुल प्रसन्न उन्मुक्त भाव से अपनी बात रखिए, वो दोनों बहुत प्रसन्न होंगे। जी बताइए आपकी रिएक्शन। जी शरद जी, देखिए रावण जैसे अहंकार से जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार आज चल रही है, जिस तरीके से आम जनमानस के जो मुद्दे हैं, दिग्विजय सिंह जी ने क्या गलत कहा, मैं निश्चित तौर पर उस विषय पर आज प्रकाश डालना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से कुछ माह पूर्व त्रिपुरा में जिस तरीके से हमारी बहन के साथ हुआ, पूरी देश का दिल दहला दिया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में यह नवरात्र के जो महापर्व जो चल रहा है, जो आज इतना महत्वपूर्ण पर्व है कि हम सब अपनी आस्था को लेकर हर रोज हर मिनट इसको बीजेपी या कांग्रेस के माथे पे कैसे चिपका सकते हैं इन घटनाओं को? नहीं जवाबदेही तो तय होगी ना शरद जी, कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। शरद जी जवाबदेही तो तय करनी होगी ना शरद जी, जवाबदेही तय करनी होगी। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो जरा सी बात पे मनमोहन जी से इस्तीफा मांग लेते थे, तो जवाबदेही होगी और पूरी हिम्मत और कठोरता के साथ सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि आम जनमानस से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। ये मुद्दा उस बहना से जुड़ा हुआ है जिस बहना की सुरक्षा की गारंटी मुख्यमंत्री शिवराज जी की है। राजधानी में नवरात्र जैसे पावन माह में लड़कियां जो हमारी बच्चियां हैं, वे जिस तरीके से उनके अपहरण हो रहे हैं, उज्जैन में जिस तरीके से मानवता मैं जानता हूं सरकार को नहीं मिलेगी, लेकिन भोपाल पुलिस की तो तारीफ करिए वर्मा जी। केवल हम कन्या 24 घंटे के भीतर बरामद हो जाती हैं लड़कियां, वो रैकेट अनर्थ हो गया। भोपाल पुलिस तो राजधानी पुलिस कमिश्नर सिस्टम है, कम से कम पुलिस कमिश्नर को, पुलिस के अधिकारियों को जिन्होंने किया है वो तो बधाई के पात्र हैं। आचार संहिता है तो पुलिस की तो तारीफ हो ही सकती है। रवि जी शरद जी, मैं वही बोल रहा था कि रावण जैसे अहंकार से डूबी हुई जो सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी पर तो सवाल उठाए जाएंगे। उस सरकार से सवाल बिल्कुल जायज बनता है, क्योंकि ये जनहित से जुड़े मुद्दे हैं। उस बहना से जुड़ा हुआ सवाल है, जिस बहना को लेकर आज शिवराज जी इवेंट कर रहे हैं। मैं शिवराज जी को बिल्कुल इवेंट बाज कहूंगा, क्योंकि ये जिस तरह की इवेंट बाजी करके जनता का ध्यान भ्रमित करते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह न करते हुए जिस तरीके से उज्जैन में जिस तरीके से अपमानित किया गया, जिस तरीके से आज हमारी बच्चियां लगातार लापता हो रही हैं, तो इसमें जवाबदेही तय होगी। सवाल उठेंगे और जवाब देना होगा। जवाब देने की बजाय ये मैनिपुलेट करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, मुद्दे को किस तरीके से डाइवर्ट करती है, तो जनता देख रही है कि अपनी जवाबदारी से हमेशा पल्ला झाड़ना और विपक्ष को कोसना, ये दोहरे चरित्र की राजनीति आज मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। ये एक बड़ी खबर है और इस पे आप चारों की रिएक्शन की दरकार रहेगी। बिल्कुल आपका अधिकार है, विपक्ष के नाते उससे बिल्कुल इनकार नहीं है, लेकिन भोपाल पुलिस की हम तारीफ करेंगे बिल्कुल कि उसने बहुत कम समय में, क्योंकि एक वंचित परिवार जो समाज का कमज़ोर तबका था, उसके परिवार से आने वाली बच्चियां थीं, लेकिन पुलिस के 5 टीमें, 30,000 का इनाम और ताबड़तोड़ कार्रवाई की वजह से उस गरीब परिवार को राहत मिली और महज 24 घंटे में निश्चित तौर पर ये बड़ी कामयाबी। मुझे लगता है शरद जी इसमें और बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि केरला से तार इसके जुड़ रहे हैं, केरला से तार जुड़ रहे हैं, तो फिर ये समझ आएगा आने वाले दिनों में कि चलिए अगली बड़ी खबर हमको मिल रही है नागपुर से, जहां चुनाव को लेकर बोले हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। दशहरे पर, विजयदशमी पर वो रूबरू होते हैं शस्त्र पूजा और तमाम जो विधि विधान है उसके बाद। तो मोहन भागवत जी का कहना है कि आने वाले दिन चुनाव के हैं और जहां उद्देश्य नहीं है वहां भी उद्देश्य चिपका दिया जाता है, लोगों को इधर से उधर लाने का प्रचार चलता है। चुनाव में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन किसी भड़कावे में या उकसावे में, किसी भी प्रोवोकेशन में आकर वोट नहीं करना है। भागवत जी कहते हैं ठंडे दिमाग से सोचकर वोट करना है। क्या कुछ कहा, पहले सुन लीजिए। आने वाले दिन भी अब चुनाव के दिन है, अभी राज्यों की चुनाव है, आगे लोकसभा का है। चुनाव में तो खूब गाली गलौज चलेगी, प्रचार चलेगा लोगों को इधर से उधर लाने का, उसमें ये हथकंडे और बढ़ सकते हैं। जहां उद्देश्य नहीं वहां भी उद्देश्य चिपका कर बातें हो सकती है। ध्यान में रखना, चुनाव में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, वो हम सब ने करना चाहिए, मतदान को छोड़ना नहीं चाहिए, वो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। नागरिक राष्ट्रीय कर्तव्य करे, इसलिए संघ के स्वयंसेवक काम करेंगे, परंतु वो ऐसी छोटी बातों के आधार पर नहीं करना है। उकसावे में, भड़काऊ बातों से भड़क कर उकसावे में आकर नहीं करना है।
ठंडे दिमाग से सोचिए कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है। सबका अनुभव अब भारत की जनता के पास है, सबका अनुभव ले लिया। अब इसमें कौन अवेलेबल बेस्ट, उसको देना। ऐसा हमको चलना पड़ेगा। मतदान के प्रचार के समय ये सारे हथकंडे फिर से अपनाए जाएंगे। चलिए, तो ये तो कमाल हो गया कि हम जिस विषय पर बात कर रहे थे, हमने सोचा नहीं था कि उकसावे और भड़कावे की बात जरूर थी, लेकिन ये तो ऐसा लगा कि जैसे रावण और फिर उसके बाद तमाम चीज़ें मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी और शिवराज जी के बीच की जो बातें हैं, ऐसा लगा जैसे मोहन भागवत जी उसी पर टिप्पणी कर रहे हैं। चलिए, पहले टिप्पणी तौकीर साहब। तौकीर साहब, हमने सोचा नहीं था कि मोहन भागवत जी उसी से आगाह कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा विचार था उनका, और सही कहा, सत्य कहा कि अभी तक आपने सबको आजमा लिया और आप किसी के बहकावे या भड़कावे ना आए, तो वो सही है, सत्य कहा। बड़े मन से वापस ले ले ट्वीट बीजेपी। जी, बड़े मन से बीजेपी ट्वीट वापस ले ले सर। भड़कावे उकसावे में काहे की कार्रवाई करना। देखिए, वो तो ट्वीट वाला वापस वाला मामला ही नहीं है। देखिए, वो ट्वीट जो है वो दूसरे देश पे है। भड़कावे और बहकावे का मतलब यह है कि ये जो रेवड़ियां बांटने के लिए या जो दुस्वप्न दिखा के, जब हमारे छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि दुस्वप्न दिखा, गाली गलौज की बात की है दिखाकर उन्होंने वादा खिलाफी कर दी। जी, बड़ी बात ये भी तो कह रहे हैं, रेवड़ी ना, जनता बहक गई। जी, तो अब शराबबंदी जैसा वादा था, तो मात्र शक्तियां पूरा लगभग 11 से 12% बहक गई, वो दे दी, लेकिन आज वो पछता रही है कि हमने दिया लेकिन शराबबंदी नहीं करी। अब जो वादा किया उन्होंने नहीं पूरा किया। मकान बनाने का वादा किया, पूरा नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, नहीं पूरा किया। तो ये बहुत सारे 4 सिलेंडर देने का वादा किया था मात्र शक्तियों के साथ, उन्होंने 1 सिलेंडर भी नहीं दिया आज तक। तो ऐसे कई वादे हैं जो पूरा इन्होंने नहीं किया। और बड़ी अजीब बात यह है, आप देखेंगे कि 36 में से इनके उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि 12 वादे हमने पूरे किए हैं, जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी रहे और बोलते हैं कि हम घोषणा पत्र समिति में नहीं रहेंगे। लेकिन इनके दूसरे प्रवक्ता भाई बहन जो बोलते हैं कि नहीं, हमने पूरे वादे लगभग पूरे कर दिए। तो आप देखिए, विरोधाभास क्या यही नजर आता है। तौकीर जी, आप सभी को, चारों को, रवि जी, शिवम जी, तौकीर जी और शिल्पा जी, आपको एक छोटा सा उदाहरण जरूर, जो सच है बिल्कुल एकदम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी 2013 केंद्र में यूपीए की सरकार, प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह जी। एक अमेरिकन मैगजीन लिखती है कि क्षमता से कम प्रदर्शन करने वाले, कवर स्टोरी है प्राइम मिनिस्टर पर, तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह पर। मुख्यमंत्री शिवराज जी से पूछा जाता है कि क्या आप टिप्पणी करेंगे, क्षमता से कम प्रदर्शन करने वाले हैं मनमोहन सिंह? तो मुख्यमंत्री शिवराज जी का जवाब था, ये सर्टिफिकेट मैं किसी दूसरे मुल्क से नहीं लूंगा, प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं, देश का होता है। देश का प्रधानमंत्री। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कोरोना का समय, असम से एक जनसभा से लौटे हैं, बंसल न्यूज बात कर रहा है, बंसल न्यूज पूछता है क्या संदेश देंगे आप, तो कहते हैं शरद जी मैं किस मुंह से संदेश दूं, मैं तो खुद एक भीड़ भरी रैली को संबोधित करके चला आ रहा हूं, संदेश तो गांधी जी जैसे लोग देते थे। तो ये महत्वपूर्ण बात है, और आपको बड़ी चीज, बड़ी बड़ी बातें नहीं बनाती हैं, अपनी कमजोरी या अपने भीतर की चीजें। मेरे साथ 2 युवा प्रवक्ता भी हैं जिनको यही सिखाया गया है कि अपनी पार्टी के धर्म की रक्षा करना। लेकिन आप गांधी के देश में हैं, आप दीनदयाल उपाध्याय जी के देश में हैं, आप सच का दामन थामिए, करियर के पीछे लगेंगे, कई बार चुनौतियां आएंगी। शिल्पा जी, ज्यादा बोल गया हूं सर, एंकर बड़े अज्ञानी होते हैं, हम लोगों को माफ कर दीजिएगा। शिवम जी, रवि जी, तौकीर साहब, शिल्पा जी। शिल्पा जी, आपकी टिप्पणी। जी जी, अभी बात हो रही थी विजयादशमी, बुराई पर अच्छाई की जीत। तो मैं कहना चाहूंगी कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कुशासन किया, अत्याचार किया, लोगों को लूटा, उस बुराई पर 5 साल पहले ही अच्छाई की विजय हो चुकी है। विजयादशमी का बात से तो सहमत होंगी आप, भागवत जी की बात से तो सहमत होंगी आप। जी बिल्कुल, कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है और सभी को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की बिल्कुल आजादी होनी चाहिए और बिना डरे आजादी होनी चाहिए।
जी बोलिए बोलिए। हाँ बिल्कुल। और काम बोलता है। हाँ। हमारे छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के कार्य जिस हिसाब से लोगों को फील्ड में लाभान्वित किया है वो लोगों ने देखा है। घोषणा करके हम लोगों के जेब में जिस तरीके से पैसा डालते हैं उसे निभाते हैं वो लोगों ने देखा है। तो निश्चित रूप से जनता सर्वोपरि है। जनता समझती है कि कौन जो है वो कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। साहब, शिल्पा जी कह रही हैं कि ये सरकार करबो की सरकार है और ना बदलबो। आप भले ही कहते रहिए बदलबो ना बदलबो, बोलिए जी, बोल लीजिए। निकले हैं जो मेरी शख्सियत को बिगाड़ने, किरदार जिनके खुद मरम्मत मांग रहे हैं। आज ये जिनके किरदार खराब थे वो बता रहे हैं कि हमारे किरदार का शर्म नहीं आती, जेब अपनी भर रहे हैं भ्रष्टाचार से, ईडी कार्रवाई कर रही है और साबित भी होता जा रहा है, जेल में ठूसे जा रहे हैं इनके नेता और अधिकारी। उसके बाद भी बड़ी बेशर्मी से छत्तीसगढ़ का गुणगान, सरकार का गुणगान कर रहे हैं। वही बात है ना, ख्वाब दिखाया आपने और दिखा के जनता को लूटा और उसको जनता की जनता के पास पहुंचाया नहीं। और आप बात चलिए मैं लौटता हूँ मध्य प्रदेश की तरफ आता हूँ। दोनों साथी सुन रहे हैं, लेकिन ये समझिए, इस बात को समझिए। एक शेर तौकीर साहब आपकी नजर कर रहा हूँ कि जीवन में वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। तो मुखालिफत ही वो चीज है, विरोध ही है जो आपको आगे बढ़ाता है। इसलिए जमकर विरोध करिए, लेकिन सलीके से, ठंडे दिमाग से, तरतीब से, अदब से। जी, लखनऊ की नगरी में जैसा कि मिजाज आपके खैरियत से हैं तौकीर साहब, आपकी पॉलिसीज में बखुदा मजा नहीं आ रहा है, लिहाजा कुछ बेहतर करें जनाब। आधा वर्ष जी। शिवम शुक्ला साहब, मोहन भागवत पर आपकी टिप्पणी जी। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है। लगातार संघ प्रमुख जो हैं वह समाज में चेतना जागृत करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से अपील की है कि वह जो बहकावे वाले बयान होते हैं, जो तुष्टीकरण और तृप्तिकरण करने वाले बयान होते हैं, जो अल्पसंख्यक वर्गों को डर से भर देने वाले बयान होते हैं, जो ओबीसी वर्ग को भड़काते हुए उनका राजनीतिक अधिकार तो जो दल कभी नहीं देते हैं, लेकिन वह टिकट देने की भी जब मध्य प्रदेश में बारी आती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कम टिकट दिए जाते हैं और बात वह राजनीतिक संगठन करते हैं जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी। तो इस प्रकार की चीजों पर उन्होंने अपना बयान दिया है कि जनता इस चीज को समझे कि यह जो तमाम राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए इस प्रकार से जनता की भावनाओं को भड़काते हुए मत प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो जनता को जागृत होकर के अपने विवेक से पूरी तरीके से शांति से सोचने के बाद मतदान करना चाहिए। और संघ ने हमेशा से ही समाज को सही दिशा में जागृत करने का काम किया है। यह तो कांग्रेस पार्टी का प्रोपोगेंडा रहा है कि उसने समाज के एक वर्ग विशेष को लगातार संघ के बारे में तमाम तरीके की निगेटिव धारणाएं बनाने के लिए विवश किया, तमाम तरीके से बहकाने का काम किया। मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं किस प्रकार की राजनीति कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के द्वारा की जा रही है। देखते हैं, हमने पिछले चुनाव में कमलनाथ जी का बयान देखा था कि एक कमरे के भीतर वह एक वर्ग विशेष को कहते हैं कि अगर आप एक साथ एकजुट होकर के मतदान नहीं करेंगे तो हमारी सरकार बनानी मुश्किल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का भय दिखाते हैं, जबकि हमारी सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान दिया है कि बगैर किसी वर्ग की भावनाओं को भड़काए प्रत्येक वर्ग का चलिए मैं आऊंगा। रवि एक क्विक टिप्पणी आपकी, रवि वर्मा जी। जी शरद जी, दरअसल इस तरह के बयान देने से पहले हमें उन चीज़ों पर भी स्मरण करना चाहिए या उस पर कोई कठोर कार्रवाई करते तो देश आज शायद उस बयान से इत्तेफाक रखता। जिस तरीके से उनकी जो सांसद हैं किस तरह से चाकू पे तेज धार करने की बात करती हैं या गोडसे का महामंडन करती हैं। देश में जिस तरीके से बापू को आज भी हम अपने पद चिन्हों के तौर पर देखते हैं, उन्हें आइडियल मानते हैं, लेकिन गोडसे का समर्थन करना और किस तरह से आलोक शर्मा एक वर्ग विशेष के विषय में टिप्पणी करते हैं। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के विजयदशमी का पर्व है। मैं इसलिए उन सब चीज़ों का एक छोटा सा उदाहरण उनके अनुसरण करते हुए उन शब्दों को आज अपने मुख से बयान नहीं कर सकता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से दम और अहंकार से बातें करते हैं, तो ये पहले उन्हें अपने घर संभाल लेना चाहिए, उन पर एक बड़ी कार्रवाई करते और एक संदेश देते। लेकिन शिवम जी, जैसा कि आपने कहा था कि वे लीग पे चर्चा नहीं करेंगे, वे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वे उसी पार्टी से अभी कुछ दिन पूर्व हमारे साथ थे और भारतीय जनता पार्टी के विषय में किस तरह की टीका टिप्पणी करते थे। आज उन्हें एक सर्टिफिकेट लेना है भारतीय जनता पार्टी से, तो वो इस तरह की सच्चाई पे आज चर्चा कर ही नहीं कर सकते हैं। आज वो तमाम उन चीजों को झुठला रहे हैं जिन चीजों को लेकर वो कभी कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते थे। पर हमें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इसमें विचार जो है ये व्यक्ति गुलाम नहीं है किसी का। आपकी पार्टी से भी बहुत सारे लोग दूसरे विचार की तरफ जाते हैं या बीजेपी से भी आपकी तरफ आते हैं, उसको लेकर
कोई व्यक्तिगत टीका नहीं टिप्पणी शरद जी, उचित नहीं है। व्यक्तिगत टीका जी। टिप्पणी नहीं है, ये जी। वही विचार हैं जो कैसे पल में बदल जाते हैं। और चलिए, आप जब चलिए। सवाल पूछते हैं मैं अगली खबर की तरफ आ रहा हूँ, मुझे लग मनोज रहा हमें ले चल रहे हैं अगली नहीं, खबर मुझे की लग रहा तरफ, है जहां सर संघ को लेकर बात करना, आखिर चिंता कहाँ नजर आ रही है? 4 सीटों पर मनोज अगली बड़ी खबर है, 4 सीटों पर प्रत्याशी बदल सकती है कांग्रेस। आप बताएं, फिर हम प्रशंसा की तरफ। बिल्कुल, इस वक्त सबसे बड़ी खबर है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सुमावली शुजालपुर में प्रत्याशी बदलने की चर्चा है। जावरा शिवपुरी में उम्मीदवार बदलने की खबरें सामने आ रही हैं। बड़े नेताओं के बीच कल देर रात तक चर्चा हुई है। स्थानीय नेताओं से बड़े नेताओं की हुई बातचीत के बाद अब ये नजर आ रहा है कि जल्द 4 जगह से टिकट बदले जा सकते हैं। ये फैसला लिया जा सकता है 2-3 दिन के भीतर। तो वो कौन सी टिकट होंगे, कौन सी सीट होंगी, तो इसके लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी प्रशंसा की। बिल्कुल, तो हमने देखा कई सीटें थी जहां पर विरोध के स्वर हमें देखने को मिले, और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कौन सी वो सीटें हैं जहां पर विरोध के सुर देखने को मिले, और उसके बाद अब पार्टी अपना फैसला बदल सकती है जहां पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। देखिए, सुमावली पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं, यहाँ पर अजब सिंह कुशवाहा को पार्टी टिकट दे सकती है। इसके साथ ही शुजालपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी जिस तरीके से जो प्रत्याशी है उनको बदलकर बंटी बना को टिकट दिया जा सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। शुजालपुर से भी प्रत्याशी का बदलाव हो सकता है क्योंकि यहाँ पर विरोध के स्वर हमें लगातार देखने को मिले। जावरा की बात कर ले तो यहाँ पर भी कैंडिडेट बदले जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें शिवपुरी, तो शिवपुरी भी उस सीट में शामिल है जहां पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। शिवपुरी पे अगर बात करें केपी सिंह, यहाँ पर इनको बदला जा सकता है और इनको फिर से पिछुओं से चुनाव लड़ा सकती है पार्टी, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो ये वो सीटें हैं जहां पर प्रत्याशियों का बदलाव किया जा सकता है। चलिए इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सीधा रुख करेंगे। ओवर टू यू शरद जी। बिल्कुल प्रशंसा, लेकिन मुझे लग रहा है शरद जी एक खबर और है आपके सामने, तो उस पर भी चर्चा हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, और ये खबर आप ही बता दीजिए तो और बेहतर होगा। जी। हुजूर में कांग्रेस की बगावत देखने को मिली है। एक जैसी खबरें हैं, मतलब वहां से सीटें बदलना है तो यहां से बैरसिया उत्तर मध्य के बाद हुजूर में बगावत के स्वर दिखाई दे रहे हैं। नाराज नेता विष्णु विश्वकर्मा कमलनाथ के बंगले पर पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हैं। कमलनाथ के बंगले पर उन्होंने प्रदर्शन किया है, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा है। नरेश ज्ञानचंदानी को लेकर टिकट देने पर नाराजगी जताई है। जितेंद्र डागा भी लड़ सकते हैं निर्दलीय चुनाव, ये खबरें आ रही है। और यदि ऐसा होता है कि निर्दलीय चुनाव जितेंद्र डागा लड़ते हैं तो फिर कहीं मुश्किल में पड़ सकती है कांग्रेस। पार्टी के भीतर ये विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं। शरद जी, बिल्कुल आपने सही कहा, ये बड़ी खबर है। जी जी, ये कमलनाथ जी के बंगले के बाहर भजन मंडली बनकर बैठी है ये दबाव मंडली साहब, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी की तरह एक जो है बहुत चढ़ाई करने का अभियान है। ये हनुमान भक्त हैं कमलनाथ जी, तो कितने प्रेशर में आते हैं ये देखना होगा। चलिए, बच्चे भी बिठा लिए हैं। जी हाँ, जी हाँ, सब बैठे हैं, बच्चे बूढ़े सब बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। और अगली खबर इसी कड़ी में ग्वालियर की है, जहां चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा के बाद नाराजगी का सिलसिला जारी है। और इसी कड़ी में नाराज नेताओं ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल पहुंचकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रदेश के अशोकनगर जिले की कांग्रेस से टिकट की दावेदारी करने वाली आशा दोहरे और 4 बार की पार्षद अनिता जैन, मनोज आगे आप बढ़ा दीजिए। सेक्टर अध्यक्ष विकास जैन भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। और शिवपुरी के शहर कांग्रेस जिले के पूर्व अध्यक्ष राकेश जैन ने भी बीजेपी का दामन थामा है। इन नेताओं के साथ 300 से अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। सभी को सिंधिया ने पार्टी का गमछा पहनाकर महल परिसर में सदस्यता दिलाई। चुनाव का दौर है, ये चलता रहेगा, लेकिन इस बीच कहना क्या है सिंधिया का, जरा सुन लेते हैं। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं जनसेवा में हूँ। और जो मेरे रिश्ते मैं कोशिश करता हूँ बनाने के लिए, चाहे इनके साथ हों चाहे आपके साथ भी हों, वो दिल के रिश्ते बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ कारणवश हमारे साथ ये नहीं रहे, आज वापस आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में इनका हम स्वागत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है, चाहे शिवपुरी की बात राकेश जी की हो, चाहे अशोकनगर की बात अनीता और आशा दोहरे जी, कहाँ है आशा, हाँ आशा की हो, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रखने के लिए जी जान मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर रखेंगे।
बिल्कुल चलिए जी मनोज, अब जी चलते हैं फिर राजनीतिक मेहमानों की तरफ। तो दल बदल का ये क्रम जो है ये जारी रहेगा और हम मध्य प्रदेश के अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। शिवम जी, आपकी तरफ आ रहा हूँ। तौकीर साहब हैं तो पता नहीं क्यों मुझे शेर बड़े याद आ जाते हैं जब तौकीर साहब साथ होते हैं ना। तो एक शेर आपकी नज़र करके जवाब चाहूँगा कि नई नई आँखें हों तो हर मंज़र अच्छा लगता है, कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर अच्छा लगता है। और फिर ये भी है कि कब तक ये सिलसिला चलता है, इधर से उधर उधर से इधर चलता रहेगा। घर ही तो है सबसे बड़ी चीज़ जो सुरक्षा देता है। अब कई बार सही बात है विचार नहीं मिलते तो भाई भाई भी अलग हो जाते हैं, माँ बेटे के बीच में, पिता पुत्र के बीच में तकरार दरार आ जाती है। तो ये सिलसिला चलेगा दल बदल का, आपके यहाँ भी जोरों पर है, उधर भी कांग्रेस की तरफ भी जोरों पर है। जी शिवम जी। देखिए शरद जी, जो कांग्रेस दो फाड़ थी, कपड़ा फाड़ तक पहुंची और उसके बाद अब यह जूता मार तक पहुंच चुकी है। हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश का कोई एक ऐसा अंचल नहीं है जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के प्रखर विरोध के स्वर हमें नजर ना आ रहे हो। हम देख रहे हैं कि कहीं पर कमलनाथ जी के बंगले के बाहर कोई सर मुड़वा करके प्रदर्शन कर रहा है, कहीं पे युवा अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो लोग लगातार उपेक्षित और प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं वह हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने नेता को सद्बुद्धि देने की बात कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी हमने देखा कि कई सीटों पर लगातार लोग भीड़ काफिले लेकर के भोपाल की ओर चले आ रहे हैं और यह तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की निकम्मेपन को प्रदर्शित करती है। जिन नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं अर्जित है, जिन नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं का भरोसा नहीं अर्जित है, वह मध्य प्रदेश की जनता के बीच कैसे जाएंगे, यह एक बड़ा ही चिंतनीय और सोचने वाला प्रश्न है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी देख लीजिए शिवम, बीजेपी के भीतर भी सब कुछ ठीक चल रहा है। मनोज जी कुछ सीटों पर इस प्रकार की संभावनाएं होगी, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के बीच संवाद का एक सिलसिला है, संवाद का एक माध्यम। आप देखिए कांग्रेस में क्या कहा जाता है कि सर्वे के आधार पर टिकट बटेंगे। अगर सर्वे के आधार पर टिकट बटते हैं तो टिकट बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि सर्वे ऐसा तो है नहीं कि रात भर में बदल जाता है। अगर सर्वे के आधार पर टिकट बट रहे हैं तो दिग्विजय सिंह, आपके यहाँ सर्वे के आधार पर टिकट बट गए क्या? हमारे यहाँ स्वाभाविक तौर पर सर्वे के यहाँ विचार मंथन के पश्चात कार्यकर्ताओं से राजकुमारी के बाद नेतृत्व ने प्रत्येक सीट पर टिकटों का वितरण किया है। यही कारण है कि हमारे कार्यकर्ताओं में एक बात जरूर कहूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ऐसे जो उम्मीदवार हैं या कार्यकर्ता हैं उनका उद्देश्य कितना पवित्र है। जी बिल्कुल, मैं भावुक हो जाता हूँ। कितना पवित्र उद्देश्य है बताइए। मतलब कि मुझे टिकट दे दो, आपने बहुत अन्याय किया मेरे साथ। रो रहे हैं नेता लोग, भाई हम भावुक हो जाते हैं। बेचारे 5-5 वर्ष की तपस्या के बाद रवि जी पत्थर हृदय भी पसीज जाए, भावुक हो जाए। बोलिए जी शरद जी, देखिए यही लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बात रखने की आज़ादी जो कांग्रेस पार्टी देती है। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही दिन ये तय किया था कि सर्वे के आधार पर होंगे और सर्वे विभिन्न पहलुओं पर हुए थे। नहीं मनोज जी, नहीं बिल्कुल, देखिए सर्वे पार्टी ने कराए थे और विभिन्न पहलुओं पर कराए थे। जहां पार्टी को जिस तरह की गुंजाइश होगी पार्टी अपने निर्णय में। शिवम जी, जिस तरीके से आप झूठ और छल कपट के आधार पर निकम्मापन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है, जिस तरीके से कपड़ा फाड़ने की बात करते हैं, बीडी शर्मा जी को राजनीतिक दहेज जिस तरीके का दिया गया, चोर उचक्के और किस तरह की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दहेज दे रहे हैं, किस तरह के शब्दों से अपमानित कर रहे हैं शिवराज जी के। चलिए अब अगली खबर की तरफ मैं चलता हूँ। रवि की बात पूरी होने दी। अगली खबर की तरफ मैं चलता हूँ। ये राजनांदगांव से मुताल्लिक है, जहां बीजेपी और कांग्रेस इसी तरह के दल बदल रूपी टेंशन से गुजर रही है। क्या चुनाव के पहले बागियों की बगावत दोनों पार्टियों के लिए फिर बेरहम साबित होगी? ये रिपोर्ट देख लीजिए। राजनांदगांव के चुनावी रण में बागियों के बोल बुलंद हो रहे हैं। वीआईपी सीट राजनांदगांव से बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम रमन सिंह एक बार फिर मैदान में हैं, तो उन्हें टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा है। लेकिन बाहरी का मुद्दा कांग्रेस के भीतर ही गरमाने लगा है। पूर्व महापौर और कांग्रेस नेता नरेश डोकलिया ने निर्दलीय मैदान में उतरकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजनांदगांव विधानसभा के लिए मैंने फॉर्म भरा है। सांसद भी दुर्भाग्य से हमारे राजनांदगांव के नहीं हैं, और अब जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं भाई गिरीश देवांगन, वो भी राजनांदगांव के स्थानीय व्यक्ति नहीं हैं। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए सैकड़ों लोगों ने मुझसे कहा, मेरे अपने लोगों ने दबाव दिया कि
हमारा विधायक जो है वो स्थानीय होना चाहिए। ऐसे ही हालात डोंगरगढ़ में बीजेपी के सामने भी खड़े हुए थे, जहां बीजेपी जिला पंचायत सदस्य राजेश शामकर ने निर्दलीय पर्चा भरा था, लेकिन पूर्व सीएम रमन सिंह की समझाइश के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। इधर बागियों के तेवर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी जान लीजिए। हमारी लिस्ट घोषित होने के बाद आप देखिए कि जो विरोध के स्वर हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। निश्चित तौर पर हर आदमी की आकांक्षाएं होती है, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, तो ये टिकट कटती है तो थोड़ा मलाल होता है, लेकिन सबको मना लिया जाएगा। कोई समीकरण बिगाड़ने की अभी स्थिति नहीं है, अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। कोई नाराज कार्यकर्ता कोई फॉर्म भी भरा होगा तो कल स्क्रूटनी के बाद नाम वापसी तक भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए राजी नाराजगी की दूर हो जाएगी। बातचीत चल रही है और 23 तारीख को नामांकन वापसी के बाद कोई बागी नहीं रहेगा। यही स्थिति डोंगरगांव, मोला, मानपुर, खुज्जी और खैरागढ़ में भी दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले पार्टियां इस सिरदर्दी से कैसे निपटती है और कहीं चुनाव में बागियों के बागी तेवर पार्टियों पर भारी न पड़ जाए। प्रमोद शेंडे, बंसल न्यूज, राजनांदगांव। उन्होंने भाजपा से बागियों के कहीं न कहीं नामांकन किया निर्दलीय, तो ये कह सकते कि राजनांदगांव जिले में कांग्रेस हो या भाजपा हो, वो अपने आप में जो बागी है वो कहीं न कहीं सरदर्द बनते जा रहे हैं। भाजपा या कांग्रेस इन बागियों को कैसे मनाती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन नीलकंठ के साथ प्रमोद सेंडे, बंसल न्यूज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और लेकिन इसके पहले रिएक्शन मनोज जरूर छत्तीसगढ़ के पहले शिल्पा जी की तरफ। शिल्पा जी एक क्विक रिएक्शन जल्दी से, फिर मैं अगली खबर भी बताना चाहूंगा, फिर तौकीर साहब की तरफ। जी शिल्पा जी। जी कांग्रेस पार्टी एक विशाल पार्टी है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो पूर्व 5 सालों में हमने काम किया है, तो हमारी सत्ता लगभग तय है कि सरकार कांग्रेस की बननी है। तो हर व्यक्ति की एक महत्वाकांक्षा होती है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सरकार का एक भागीदारी से उसको निभाऊं, इसलिए थोड़ी महत्वाकांक्षा है। निश्चित रूप से हम समन्वय और बैलेंस स्थापित करके उन्हें थोड़ी बहुत जो नाराजगी है उन्हें मना लेंगे, हम अपने विश्वास में ले लेंगे। गिरीश देवांगन जी को टिकट देने का मतलब है कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं का, कर्मठ कार्यकर्ताओं का, समर्पित कार्यकर्ताओं का कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है, क्योंकि वो पूर्व में कई सालों से एक समर्पित कार्यकर्ता की भांति कार्य किए हुए हैं। कार्यकर्ताओं का प्रसंग किस तरीके से कांग्रेस पार्टी लेती है और इस जो टिकट दिया है वो बहुत ही अच्छा उदाहरण है कार्यकर्ताओं के सम्मान का। तौकीर साहब संक्षेप क्विक रिएक्शन। जी यूं रस्मन मुस्कुराने से मिलनसारी नहीं होती, मोहब्बत करने वालों में अदाकारी नहीं होती। ये मोहब्बत करने वाले नहीं है साहब, इसलिए अदाकारी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको जनता उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। आप गिरीश देवांगन को ला लीजिए, आप तो भूपेश बघेल जी को एक सीट से वहां से लड़ लेना था, तब समझ में आ जाता कि डॉक्टर रमन सिंह जी का जो वहां पर स्नेह और प्यार और जो जनता ने उठा के रखा है उनको इतने सालों से सर आंखों पर, वो क्या है। देखिए इससे साफ समझ में आता है कि उन्होंने बाहरी प्रत्याशी को वहां लाकर अपने आप एक तरह से डॉक्टर रमन सिंह जी को सीट दे दी है। और ये आने वाले चुनाव में ही आपको देखने मिलेगा, पूरे प्रदेश की जनता देखेगी कि जो वादे किए, धोखे दिए ना, उसका रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। एक और दिलचस्प चीज सुनिए शिल्पा जी, तौकीर साहब एक शेर और नजर है आपकी नहीं। वो लोग जो परेशान है इस समय, पार्टियां टिकट नहीं दे रही हैं उनको, तो कोई हाथ भी न बढ़ाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज की पार्टियां हैं, जरा फासले से मिला करो, ये बात है जी। 2 लाइन मैं भी पढ़ देता हूं। आधा वर्ष हाथ और हम आस्ती के साथ भी पाले, खुदा शाहिद हमारा, हमसे अय्यारी नहीं होती साहब, हमसे अय्यारी नहीं होती। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आज मुशायरे की महफिल ही जमा लेते हैं, विजयदशमी का मौका है और डिबेट भी मुशायरे में बदल जाए तो कितना अच्छा हो कि शिवम जी भी कविता पढ़ने लगे, रवि वर्मा साहब शेर अर्ज करने लगे, एंकर कहने लगे मुकर्रर, अरे मुस्कुरा तो दो शिवम, इतना तनाव में काहे को हो बेटा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखो साहब ये थोड़ा नए मिजाज का कार्यक्रम है, ये परंपरा से थोड़ा अलग चलता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ से खबर है ये, प्रियंका और पीएम मोदी का दौरा 30 अक्टूबर को प्रस्तावित है। दुर्ग आएंगे, लेकिन ये बताएंगी हमारी साथी
प्रशंसा। ओवर टू यू प्रशंसा। बिल्कुल, तो प्रियंका गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये छत्तीसगढ़ दौरा रहने वाला है। बता दें आपको, एक ही दिन दोनों दिग्गज छत्तीसगढ़ में मौजूद रहेंगे और देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये दौरा, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रियंका गांधी मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगी, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार करेंगे। 30 अक्टूबर की वो तारीख रहेगी जब बड़ी आम सभा को संबोधित पीएम मोदी करेंगे। भूपेश के नामांकन में शामिल होने के लिए दरअसल प्रियंका गांधी आ रही हैं। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का इस पर बयान भी सामने आया है। जो दौरे हो रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा कि पहले आकर छत्तीसगढ़ में सौगात देते हैं तो यहाँ के लोग मानते। तो जिस तरीके से देखिए आप दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको लेकर दरअसल बयान सामने आया कुमारी शैलजा का। और ये जो दौरा रहेगा दोनों ही दिग्गजों का, क्योंकि अब टॉप लीडरशिप चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएगी। कुमारी शैलजा ने क्या कुछ कहा था, क्या बयान उनका सामने आया था, चलिए आपको सुनवा देते हैं। अब तो चुनाव में आप रोज इस तरह की बातें देखेंगे, लेकिन पहले आकर अगर यहाँ के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को कुछ सौगात दी जाती तो मानते यहाँ के लोग। लेकिन अब बाद में आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, चुनाव के नजरिए से आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला 30 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। तो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने के लिए तमाम बीजेपी के दिग्गज पहुंच रहे हैं। तो देखिए कमलनाथ के गढ़ में शाह हुंकार भरेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि 28 अक्टूबर को गुरुनारदेव आएंगे अमित शाह और यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश रहेगी। सातों की 7 विधानसभा सीट अभी जो छिंदवाड़ा में है वो कांग्रेस के खाते में है और ऐसे में अब उन सीटों पर माहौल बनाने की कोशिश रहेगी। और अगर ये दौरा देखा जाए अमित शाह का तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ओवर टू यू शरद जी। चलिए, और अगली खबर जो है वो बड़ी जबरदस्त है सर, और ये सतना से है। और सतना में बीजेपी के वेटरन लीडर नेता हैं और अलग मिजाज के नेता हैं, नागेंद्र सिंह जी का बयान है कि मैंने जीवन में कभी टिकट नहीं मांगा, पार्टी ने आगे आकर मुझे टिकट दिया है। मैं टिकट मांगने के लिए नहीं गया था, और अगर टिकट के बारे में आपको पूछना है तो मेरी पार्टी से पूछिए। ये तो हमने ड्रामेटिक अंदाज में इसको बताया है, लेकिन नागेंद्र सिंह जी का अंदाज बिल्कुल किसी फिल्म के संवाद की तरह। सुनिए। मैंने कभी जीवन में टिकट मांगी नहीं है, पार्टी ने हमेशा टिकट दिया है मेरे को। अभी भी मैंने टिकट मांगी नहीं है, पार्टी ने उचित समझा है देने के लिए। उन्होंने क्यों उचित समझा उनसे पूछिए, मुझे नहीं उसका बयान। चलिए, तो ये बात है। और अगर आला कमान भी कुछ राजकुमार के अंदाज में होता, हाँ नागेंद्र सिंह, हमने आपको समझा है, आप इसके काबिल हैं, इसीलिए हमने टिकट दिया है। आप चाहें या ना चाहें, हम आपको टिकट देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। शिवम जी, टिकट मिलता रहेगा, दनादन मिलता रहेगा। आप योग्य हैं तो हमने दिया है। भारतीय जनता पार्टी में कौन सा कार्यकर्ता किस उपयोगिता में सिद्ध हो सकता है, उसके लिए नेतृत्व ही निर्धारित करता है। नागेंद्र सिंह जी ने ठीक कहा, उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया होगा और एक नेता का कर्तव्य यही होता है कि वह जनसंवाद कायम रखे, अपने क्षेत्र की जनता के बीच सक्रिय रहे, पार्टी जो गतिविधियां करे उनमें सहभागिता सुनिश्चित करे। उसके पश्चात पार्टी का नेतृत्व अपने आप निर्धारित करता है कि आपको किस रूप में पार्टी और जनता की सेवा करनी है। यह चीजें कांग्रेस पार्टी में टिकटों की खरीद फरोख्त आपके यहाँ इतनी खुली सेल नहीं है सर, मांगे ना मांगे टिकट मिल जाता है। आपके यहाँ बड़ा कठोर मामला है सर। नहीं शरद जी, देखिए पार्टी संगठन का अपना एक निर्णय होता है, उस निर्णय के साथ कार्यकर्ता और उनके जो पदाधिकारी हैं वो चलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है इस समय चारों खाने चित्र जैसी है कि सूझ नहीं रहा है कि कहां से क्या किया जाए। सांसद को विधायक का लड़ा जाता है, विधायक को ये नहीं पता है कि उसे टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। नागेंद्र जी ने जिस तरह से कहा कि मुझे तो मैंने टिकट मांगा नहीं, दे दिया गया। कैलाश जी कहते हैं मुझे तो 8-10 सवाएं हेलीकॉप्टर से करनी थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है कि इस तरीके से अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। विजयदशमी की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। मुस्कुराते रहिए, तनाव से दूर रहिए। पार्टी का मूल्यांकन सभी को लेकर बहुत अच्छा है। कोई तनाव मत लीजिए कि क्या होगा आगे। अनजाने भविष्य में झांकना कई बार पीड़ा से भर देता है। वर्तमान का धरातल सर्वथा उपयुक्त है। यहीं रहकर परिश्रम को साथी बनाकर आगे बढ़ देंगे। फिर ये एंकर्स की ये बड़ी समस्या है, ज्ञान चंद हो जाते हैं, ज्ञान देने लगते हैं। शरद जी ट्रैक पर आइए, सबको धन्यवाद करिए, नमस्ते करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का। मनोज जी आपका धन्यवाद, प्रशंसा जी आपका धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत। ये घंटा तो बजता रहेगा सर, टन 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 खबरें बताता रहेगा, और कभी कभी थोड़ा सा मुझे भी पटरी छोड़ने पे मजबूर कर देता है, तो क्षमा कर दीजिएगा सर।
नादान प्राणी हैं, क्षमा कर दीजिएगा, माफी मांगते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिएगा बंसल न्यूज पर, खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।